हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले हम 12th की केमिस्ट्री में जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें हमने क्या किया, संपूर्ण कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी भी अभिक्रियाएं थी आपको हमने क्या किया, विधिवत तरीके से बताने का प्रयास किया। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, कि अगर किसी बच्चे को कार्बोक्सिलिक एसिड की सही तरीके से पूरी प्रॉपर्टी को अध्ययन करना है तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपको जानना जरूरी होगा। जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो RC⋅OH होता है, यही होता है। तो कुछ अभिक्रियाएं ड्यू टू हाइड्रोजन एटम के कारण होती थी और कुछ अभिक्रियाएं ड्यू टू किसके कारण, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण होती थी, और कुछ अभिक्रियाएं कार्बोनिल समूह के कारण होती हैं, और कुछ अभिक्रियाएं संपूर्ण किसके कारण हुआ करती हैं, C⋅OH के कारण, और कुछ अभिक्रियाएं एल्किल ग्रुप के कारण होती हैं। और अगर यही R का मान एरोमेटिक रिंग रहता है तो कुछ अभिक्रियाएं एरोमेटिक के कारण हुआ करती है। तो मैंने अभी तक इसके प्रीवियस जितने भी मैंने क्या किया था लेक्चर बताया उसमें सब ये कंप्लीट हो चुका है। अब आज हमारा टारगेट है एल्किल ग्रुप के कारण, और उसके बाद क्या हुआ करता है, एरोमेटिक ग्रुप के कारण होता है। तो हम यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट मेथड लेकर के आप लोगों के लिए हाजिर है, तो लगे रहिए और चैनल को आखिरी तक एकदम वीडियो को आप लोग एकदम आखिरी तक देखने का प्रयास किया करिए, और लास्ट में अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट किया करो, और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करो। अब बात करते हैं हम सबसे पहले किसके कारण, एल्किल ग्रुप के कारण, कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया। यहाँ पे अगला चौथा नंबर है, किसका है, चौथा ही तो होगा, पहला हाइड्रोजन के कारण, दूसरा हाइड्रोक्सिल के कारण, तीसरा कीटोन के कारण, चौथा संपूर्ण कार्बोनिल स्पिक और पांचवा है ये। तो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्किल या हाइड्रोकार्बन समूह की अभिक्रियाएं। अब हम उन अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं भैया, जिसमें कि आपको भी मैंने जैसे बताया था कि जो एल्किल ग्रुप हुआ करता है उसमें क्या हुआ करता है, चेंजेस हुआ करता है। तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो एल्किल समूह के कारण जो अभिक्रिया होने वाली है उसमें एक बहुत ही हिट रिएक्शन है, और उस रिएक्शन का नाम क्या है आपको बता दे रहे हैं। उस रिएक्शन का नाम है हेल-होल्हार्ड-जेनेलोस्की रिएक्शन। बच्चे नाम नहीं समझ पाते इसलिए नाम पहले लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक रिएक्शन है, उसका नाम है हेल-होल्हार्ड। क्या हुआ करता है, इसका जो पूरा नाम हुआ करता है, इंग्लिश में भी लिख देंगे और हिंदी में भी पूरा नाम लिख देंगे, जान लीजिएगा। हेल-होल्हार्ड देख रहे हो भैया, ये लिखा गया है। और फिर है आपका जेनेलेस्की, देख रहे हो, नाम पहले समझिए। इसी को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं HBZ। पहले हिंदी समझिए, हेल-होल्हार्ड-जेनेलोस्की रिएक्शन जान लीजिएगा, या इसी को हम लोग कहा करते हैं HBZ रिएक्शन। थोड़ा नाम पहले शुद्धिकरण कर लीजिएगा तब आप लोग बढ़िएगा। H का मतलब हेल, B का मतलब होल्हार्ड और Z का मतलब जेनेलोस्की रिएक्शन। नहीं तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए HBZ रिएक्शन क्या है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इसीलिए आपको बता रहा हूं, पहले सारा रिएक्शन की एकदम आत्मा तक समझने का प्रयास कीजिए। तो जो ये HBZ रिएक्शन आपका हुआ करता है, इस रिएक्शन की अगर हम पूरी पड़ताल करते हैं तो हम आपको बताते हैं, पहले हमारी बात को सुनिए। इस रिएक्शन को ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है। HBZ reactions or takes place, these are carboxylic acid in which presence of alpha hydrogen. In this reaction alpha hydrogens are substituted by the halogens, so obtained the derivatives of alpha substituted carboxylic acid, so it is a reaction called HBZ reaction.
जो मैंने पूरा इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बता दिया कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या हुआ करता है, अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या हुआ करता है, प्रेजेंट हुआ करता है, वही क्या किया करते हैं, इसको दिया करते हैं। तो यहाँ से तो फार्मिक एसिड कट गया आपका, क्योंकि फार्मिक एसिड में अल्फा कार्बन होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें HCOOH। लेकिन बात अगर हम करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड क्या हुआ करता है आपका, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये बात ध्यान दीजिए, अल्फा कार्बन भी है तो उससे लगा हुआ जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा का हाइड्रोजन भी कहेंगे, एकदम सीधी सीधी सी बात। और अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचाना जाता है, याद करो, एल्डिहाइड कंडेंसेशन, कीटोन कंडेंसेशन, नहीं तो काइनेटिक चारों रिएक्शन सब जब बताया था तो वहां याद कराने का तरीका बताया था। तो ये सब रिएक्शन की तरह है, आप समझने का प्रयास कीजिए विधिवत तरीके से। तो हम सबसे पहले चीज यहां पे बताया किया करते हैं, मेरी बात ध्यान दीजिए, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, प्रेजेंट होता है या पाया जाता है, विद्यमान होता है। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, उन्हें अब पूरी बात सुन लीजिए। अब ये तो कंफर्म हो गया कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होगा वो आपको कौन सी अभिक्रिया देंगे, HBZ रिएक्शन देंगे। अब इस रिएक्शन में करना क्या है कि हम उनको क्या करते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में उनको हाइड्रोजन के साथ गर्म कर देते हैं। अब इसे लाल फास्फोरस के साथ उसको गर्म करोगे तो वो क्या किया करता है, जितना हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन द्वारा धीरे 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 धीरे, अब आप समझ गए होंगे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो उसमें क्या होगा आपका जो भाई, अब क्या करें, एंजॉय और क्लास बस यही है, आप भी मोटिवेट रहिए और हम भी रहे। तो हुआ क्या भैया यहाँ पे, तो उसमें क्या हुआ करता है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है वो हैलोजन द्वारा विस्थापित हो जाता है धीरे धीरे, समझ में आया, हाँ धीरे धीरे। तो उन्हें लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस, फास्फोरस कई प्रकार के होते हैं, सब फर्स्ट पेपर में मिलेगा। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, अब चाहे हाइड्रोजन में कहो चाहे क्लोरीन ले लीजिए, हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर, हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यही रिएक्शन है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें क्या हुआ करता है, अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, वही क्या किया करते हैं, आपके लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर उनको हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो होता क्या है कि वह अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करते हैं, या तो आप अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, प्राप्त होता है। नोट कीजिए इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में जो ध्यान देने वाली बात है, इस अभिक्रिया में COOH समूह के नियरेस्ट, नजदीक उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित हो जाता है। यही इतना रिएक्शन है। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है तो उन्हें हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन के साथ गर्म किया करते हैं तो अल्फा हाइलो, मतलब अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और जो नोट करने वाली बात है उसको ध्यान दीजिएगा,
हटेगा। इस अभिक्रिया में क्या हुआ करता है, कार्बोक्सिलिक समूह के नजदीक कौन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, हैलोजन द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। और इसी अभिक्रिया को ही HBZ अभिक्रिया कहते हैं। ये पूरा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका बढ़िया सा। तो अब हम क्या किया करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जो बच्चे मेथेन वाला रिएक्शन पढ़े थे, जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से की जाती है तो आप देखते हो कि धीरे धीरे मेथेन का चारों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और वहां पे आके क्लोरीन बचट जाता है। तो वही पूरा हाल यहाँ पे भी होगा कि एसिटिक एसिड हम लेने जा रहे हैं। जैसे देखिए टिश्यू मिट जाओ। जो बच्चे हम जो होमवर्क दिया करते हैं उस होमवर्क पर डे सेट किया करते हैं, वो बहुत ही जान लीजिए कृपा के पात्र हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और हो सकता है आने वाले समय में ईश्वर उनकी उपलब्धियों को ध्यान दें। और ऐसे बच्चे और बहुत जान लीजिए कृपा के पात्र हैं जो कभी हर लेक्चर्स पे अपना कमेंट किया करते हैं, वो कुछ हमें एनर्जी प्रदान करना चाहते हैं। अब जैसे मैंने बताया एसिटिक अम्ल का, लीजिए एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल से की HBZ अभिक्रिया। चलिए सबसे पहले क्या होगा आपको बता रहे हैं, एसिटिक अम्ल लिया जाएगा। ये अगर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन, भाई हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ करोगे, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो अब होगा क्या, मैंने बताया ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहां देखो हाइड्रोजन है ना, यही हाइड्रोजन हटेगा और यहां क्लोरीन आ जाएगा। तो पहले रिएक्शन में एक हाइड्रोजन हटता है तो यहां हो जाता है CH2 और अब फिर क्या हो जाता है बताइए, यहीं पे क्या हो जाता है, इंटू जहां ये CH3 था ना, एक हाइड्रोजन कम हुआ तो यहीं पे क्या हो गया Cl और फिर इंटू क्या हो गया COOH। अगर आपको अच्छा यहां नहीं लगता है लिखने के लिए तो आप इसको ऐसे ऊपर भी लिख सकते थे, देख रहे हो ना, ऐसे ऊपर भी। लेकिन ऊपर लिखने में भी जब 2 आएगा 3 आएगा थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए देखिए यहां पे कर देते हैं Cl फिर इंटू कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये इसी से लगा है। तो अब ये जो कार्बन हो गया ये तो अल्फा हो गया, तो इसी से ये लगा है और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ का H और इसमें से एक Cl बाहर हो जाएगा, HCl। समझ में आया? तो अब यहां से क्या हुआ करता है बताइए, ध्यान दीजिए, ये आपका अल्फा क्लोरो और उसके बाद क्या हुआ करता है, अगर इसका नाम लिखोगे तो अल्फा और Cl का मतलब क्लोरो, अल्फा क्लोरो, या कुछ लोग अल्फा क्लोरो ना करके मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड भी कह देते हैं। अल्फा मोनो, मोनो का मतलब एक, एकदम शुद्ध आ रहा हूं, क्लोरो। ये इतना किसके लिए लिखा मैंने, ये अल्फा कार्बन है, इससे लगा हुआ क्या है, क्लोरीन है, एक क्लोरीन है इसलिए क्या लिखा मोनो, और Cl क्या है क्लोरो, और फिर पूरा क्या था अभी तक ये एसिटिक एसिड। तो इसीलिए क्या हुआ करता है, ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ये जान लीजिए। और ये क्या है आपका क्लोरीन। तो अगर हम क्लोरीन की एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन से किया करते हैं तो अल्फा मोनोक्लोरो क्या प्राप्त हुआ करता है, एसिटिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है भैया, अल्फा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई कुछ? अब उसके बाद अब कुछ लोग सोचते होंगे यही रिएक्शन समाप्त, एनसीईआरटी ने ही रोक दिया, लेकिन हम रोकेंगे नहीं, हम ले चलेंगे आगे। अभी देखो 2 हाइड्रोजन और है, और जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, मैंने पहले भी कहा है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर जो बच्चे लैंग्वेज लिखना चाहते हैं लैंग्वेज अपने आप बना लीजिएगा, नहीं लिख दे रहा हूं, लीजिए। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ करने पर
अल्फा मोनो क्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। आज पहला स्टेप हो गया जान, चलिए यहां रख देता हूं उसको, स्टेप फर्स्ट। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करने पर क्या हुआ करता है? अल्फा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो यहां पे क्या हुआ करता है, जो ये एसिटिक अम्ल है, अगर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से की जाती है तो ये आपका क्या हुआ करता है? अल्फा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आया? अब स्टेप सेकंड क्या होगा भैया? आप इसका फिर से क्लोरीनीकरण करोगे हाइड्रोजन से, तो अब क्या होगा? अल्फा मोनो क्लोरो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरीन के साथ करने पर आपकी बार क्या होगा? आपकी बार देखिए क्या होगा भैया करने पर। अब रुक जाइए, वहीं से रोक देता हूं। अब उसको लेके इधर आइए, CH2 यहां पे क्या हो गया? Cl, फिर C डबल OH और ये प्लस Cl2, यहां पे आप लोग लिख लिया करो रेड फास्फोरस। ये ध्यान दीजिए। अब जब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो अब की बार हमारा टारगेट ये हाइड्रोजन होगा। ये वाला जो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें से दो है ना भी, एक हाइड्रोजन हटेगा, और जब एक हटेगा तो एक क्लोरीन यहाँ आएगा, तो यहीं पे Cl जो था वो Cl2 हो जाएगा। अब बचा क्या बताओ? CH, एक हटा और इसमें से एक Cl बाहर होगा, Cl। अब यहाँ क्या बचा? CH और एक Cl आया, तो यहाँ क्या हो गया? Cl2। अब ये क्या हो गया? इंटू C डबल OH, चाहे एक ऊपर रख दो, चाहे एक नीचे, और चाहे Cl2 लिख दो, बतिया वही हुई। और प्लस क्या हो जाएगा? HCl। अब इसका जो नाम होगा क्या होगा बताइए? अब ये अल्फा कार्बन, तो ये हो जाएगा अल्फा डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल। ये जान लीजिए। अल्फा फिर क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। ये हो गया आपकी बार लास्ट। तो अल्फा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करने पर अल्फा डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये दूसरा स्टेप। अब स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या होगा? अब की बार एक हाइड्रोजन और बचा है ना, अब की बार ये भी उड़ेगा, ये जान लीजिएगा। तो होगा क्या भैया? अल्फा, अब क्या हो गया? ये डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया फिर किससे? क्लोरीन के साथ करने पर, क्लोरीन के साथ करने पर आपकी बात जब एक और हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? अल्फा ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड अम्ल प्राप्त होता है। ये हो गया। अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अगर किसके साथ करते हैं? क्लोरीन के साथ। जब करते हैं तो अल्फा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल क्या होता है? प्राप्त होता है। लीजिए रिएक्शन, CH यहाँ क्या है? Cl2 इंटू C डबल OH और प्लस Cl2, और यहाँ क्या हो गया आपका? रेड फास्फोरस। अब जब ये रेड फास्फोरस हो गया राजू, तो होगा क्या भैया? आप लोग देख रहे हो ना कितना मजा आ रहा है पढ़ाने में। ऐसे ही मजा आता है, जान लीजिए, अगर आप पढ़ाई करते हो तब विधिवत तरीके से। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या आप बताइए? यहां से अब की बार ये कैसे भी हट जाएगा, तो बचा क्या? C। अब यहां क्या बचा?
Cl3। देखिए ना, सारा का सारा हाइड्रोजन हट गया। किसके द्वारा हटा? क्लोरीन के द्वारा। पहली बार इसको हटा, दूसरी बार एकदम जो बच्चे कॉन्सेप्ट समझेंगे कुछ भी नहीं है। अब क्या हो जाएगा यहाँ इंटू C OH और ये प्लस हो जाएगा HCl बस। फिर ये अल्फा ही है तो यहाँ हो जाएगा अल्फा ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको अब क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि और हाइड्रोजन हटाए। अरे जब और हाइड्रोजन में नहीं है तो कहाँ हटाओगे? कहाँ है बताइए? सारा हाइड्रोजन हट गया ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन अल्फा कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विथ हैलोजन एटम्स, these reactions alpha hydrogens are substituted by the halogens atom. Is reaction is called HBZ reaction, Hall-Heroult-Jemelowski reaction. As like first examples, acetic acid react will be chlorine atom in presence of red phosphorus to give alpha monochloroacetic acid, and further alpha chloromonoacetic acid react will be chlorine in presence of red phosphorus to give alpha dichloroacetic acid, and other reactions alpha dichloroacetic acid react will be chlorine atoms to give alpha trichloroacetic acid. This reaction is known as a HBZ reaction, Hall-Heroult-Jemelowski reaction. अगर जो बच्चे थोड़ा एडवांस टाइप के हैं, अगर वो लोग अच्छा तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग इसको एकदम शॉर्ट, और अभी तो आपको इतना ही बता रहा हूँ। अभी जैसे अल्फा क्लोरोडाइएस्टिक एसिड है, अल्फा मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड है, इन सबकी पूछी जाती है कि इसमें रिएक्टिव कौन है, एसिडिटी किसकी ज़्यादा है। ये सब चीज़ें एकदम IIT लेवल पे वहाँ पे पूछी जाती है। वहाँ पे अगर आपको पढ़ा दिया जाए, जान लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इंटरमीडिएट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहते हैं तभी आप कंपटीशन लेवल पे जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं, जान लीजिए। और यहाँ तो बच्चे इतने कलाकार हैं, जान लीजिए, कि अगर मैं उनको होमवर्क देता हूँ तो 4 बच्चे कमेंट किया करते हैं, होमवर्क करते हैं। जो कर रहे हैं बहुत अच्छे कृपा की पात्र है। और ऐसे भी बच्चे हैं, जान लीजिए, कि चुपचाप। अब जैसे मैंने कहा इसको शॉर्टकट लिखना चाहे तो देखो ऐसे CH3 COOH, यहाँ प्लस Cl2, यहाँ CH हटा माइनस HCl, यहीं पे Cl आ गया, CH2, और यहाँ क्या हो गया Cl इंटू COOH। ये है अल्फा मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड। फिर प्लस Cl2 माइनस HCl। अब की बार एक H यहाँ से और हटा दो, CH यहाँ पे ऑलरेडी Cl है, यहाँ पे फिर Cl, फिर इंटू COOH। ये सब कब पढ़ाया जाता है? ये सब तब पढ़ाया जाता है जब बच्चों को पूरा सिलेबस कवर है और उनको ऐसे केवल एक बार ऐसे हवा दे दें, जैसे आग नहीं होती है जो जलती रहती है, उसको आप हवा दे दीजिए तो देखिए क्या विनाश कर सकती है, कितना विध्वंस कर सकती है, कितना आगे वो जा सकती है। तो वैसे जब आपको प्रिपेयर होता है, बस केवल ऐसे थोड़ा सा हम पकड़ा दे रास्ता, आप उड़ जाओगे अपने आप, जान लीजिए। तो जागिए, जागने का प्रयास कीजिए। जितने लोग क्लास में लगे हुए हो सोइए नहीं। और वैसे भी कहा गया है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, तो कम से कम इतना तो याद रखिए कि अगर हम आपको यहाँ ट्रीट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ लगे हुए हैं, और आप भी अगर हमारे साथ लगे हुए तो आपको भी कुछ करने के लिए बाध्य कर रहा हूँ। ये बात ध्यान दीजिए। अगली बार क्या होगा, ये भी छट जाएगा, लीजिए प्लस Cl2 माइनस HCl, यहीं पे लिख देंगे C और यहाँ पे Cl। अब की बात थोड़ा और दूर करो, चाहे यहाँ Cl फिर Cl फिर यहाँ Cl फिर COOH, देख लीजिए यही रिएक्शन है। तो कहते नहीं गुरु मेहरबान तो चेला कदरदान, ये ध्यान यही है। HBZ रिएक्शन का क्या है सारांश, क्या है ये आपके सामने, ये सारांश, ये देख लीजिए, बस केवल खत्म है यही रिएक्शन। और यही अगर ऐसे पढ़ा दें तो आप विचार करिए कि आप क्या से सोचती हो, कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब आइए थोड़ा आपको हम ले चलते हैं जनाब एरोमेटिक एवं बेंजीन रिंग से संबंधित अभिक्रियाएं। चलिए आओ हुजूर तुमको सितारों पर ले चले। नंबर 6 एरोमेटिक
अभिक्रियाएं या अभिक्रिया या फिर बेंजीन रिंग से संबंधित रिएक्शन, एरोमेटिक रिएक्शंस एंड दीज रिएक्शन रिलेटिव टू द बेंजीन रिंग्स। अब आपको हम जो बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करते हैं वो अधिकांशतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया व्यक्त करते हैं। कौन सी अभिक्रिया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। The aromatic carboxylic acid generally represented by electrophilic nucleo substitution reaction. In these reactions forward obtained in these reactions electrophiles are attached to the meta position. So aromatic reactions of carboxylic acid to meta substituted compound is obtained. ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट है, जान लीजिए, पकड़ने का प्रयास कीजिए, देखता हूं कहां तक पकड़ती हूं। तो मैंने आपको इतना बताया गया कि अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जब इनकी हम एरोमेटिक अभिक्रियाएं दिया करते हैं तो इसमें ये ज्यादा करके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो अधिकांशतः किस पोजीशन पे जुड़ता है? मेटा पोजीशन पे। अगर आपने पढ़ा होगा हाइलोएल्केन अल्फा आर्थो और पैरा, फिनाल आर्थो पैरा, ये सब एल्डिहाइड आर्थो पैरा, लेकिन आज तो मिला क्या? मेटा। अब आप देखिए मैं वहां से लेके यहां तक आपको आ रहा हूं, पूरी एकदम विधिवत तैयारी कीजिए, मजेदार जान लीजिए। तो लिखता हूं, लैंग्वेज क्या लिख रहा हूं? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल मेटा स्थिति पोजीशन, मेटा पोजीशन जानते हो सब लोग, मेटा स्थिति से जुड़ता है। किस स्थिति से जुड़ता है भैया? मेटा स्थिति से जुड़ता है। अब इसमें मैंने बता दिया कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और इसमें जो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है वो जनरली कहां पे रिप्लेस हुआ करता है? वो मेटा पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे। तो अब जैसे इसमें एरोमेटिक रिएक्शन में सबसे पहले मैं बता दूं क्या? हैलोजनीकरण। क्या बता दूं भैया? हैलोजनीकरण, या इसको आप लोग कहा करते हो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मीन्स क्या हुआ करता है? मेरी बात समझिए। रिएक्शन बेस्ड हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन एज लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन में, आप जानते हो कि अगर हैलोजनीकरण करेंगे, तो मैंने बता दिया यही कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे यहां से क्लियर कर लिए कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको हम किस पोजीशन पे जोड़ेंगे तो उनको कोई समस्या होगी नहीं, बस केवल वही पकड़ लें, बस केवल। अब ऐसे हैलोजनीकरण में डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं तो बनेगा क्या जान लीजिए? मेटा क्लोरो। हम एरोमेटिक पढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक में कौन सा लेंगे? बेंजोइक एसिड। तो मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बाकी आप नमक मिर्च लगाने वाला काम आप खुद कर सकते हैं कि कैसे इसमें लैंग्वेज और लिखी जाएगी। वही हम कहते हैं कि मेटा क्लोरो क्या हुआ करता है? बेंजोइक एसिड प्राप्त हुआ करता है। अब मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड कैसे प्राप्त होगा? ये है आपका क्या भैया? बेंजोइक एसिड। राजू क्या है ये? बेंजोइक एसिड।
अगर हम इसकी अपक्रिया क्लोरीन के साथ कर रहे हैं तो हाइड्रोजनेशन हुआ, और ज्यादा करके क्लोरीनेशन जो होता है वो FeCl3 की उपस्थिति में होता है। तो जब हम करेंगे तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जब बेंजीन रिंग से ऑलरेडी कोई समूह जुड़ा हुआ है और कोई आकर के इस रिंग के ऊपर आक्रमण करना चाहता है तो वो कहाँ जुड़ेगा, इसका निर्धारण कौन करता है, COOH, मतलब जो पहले से वहां विद्यमान होता है। तो आप जैसे ही ये आया, इससे बात किया हम कहाँ जाएं, तो ये जो क्लोरीन है ना, ये जो आपका COOH है, ये कहता है भाई जी आप एक काम करो, आप मेटा पोजीशन पे जाओ। और मेटा पोजीशन का मतलब होता है कि 1 के रिफरेंस में 3 और 5 पोजीशन। अब जैसे ये 1 होगा तो 3 पोजीशन एक ये है और 5 पोजीशन ये एक है। इसका मतलब ये यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, 2 स्थान पे ये क्या कर सकता है, जा सकता है, बस जान लीजिएगा। तो यही एकदम सीधे समझने वाली बातें हैं, आप विधिवत तरीके समझिए और समझ में नहीं आए बताइए। और यहाँ जहाँ ही जुड़ेगा वहाँ से H निकलेगा और फिर HCl। तो आप देखिए ये क्या हो गया आपका, ये बेंजीन रिंग है और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया COOH तो यहीं से ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम मैंने बता दिया था ऑलरेडी पहले से ही, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मेटा है ना, 1 2 3, ये पोजीशन मैंने ऑलरेडी पहले ही बता देखा था। ये भाई मेन फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहाँ से होगी तो 1 2 3 और तीसरी पोजीशन को हम लोग मेटा कहते हैं, तो ये हो जाएगा मेटा क्लोरो, और फिर इसी का नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। तो इसको हम लोग कह देते हैं मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना होता है। अब अगर आपसे कोई कहे बेंजोइक अम्ल की अपक्रिया क्लोरीन से कीजिए तो क्या बनेगा, तो बेंजोइक अपक्रिया अगर क्लोरीन के साथ किया करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता है, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड क्या हुआ करता है, प्राप्त होता है। ऐसे ही आप नाइट्रेशन कर सकते हो, ऐसे ही आप सल्फोनेशन कर सकते हो, सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही बता सकते हो। अब चलिए देखिए हम उसको भी बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। चलिए ध्यान समझिए, दूसरा रिएक्शन इसमें भी चाहे कर दीजिएगा, नाइट्रीकरण। सबको मालूम है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अगर किसी रिएक्शन में हम नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। और H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रेशन होता है, ये भी आप जानते हो। तो अगर हम बेंजोइक अम्ल को नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। डायरेक्ट लिख देते हैं मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है नाइट्रेशन करोगे तो। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात के लिए लैंग्वेज लिख रहा हूं, जान लीजिएगा। अब क्या होगा, ये आपकी क्या हो गई भैया, बेंजोइक एसिड यहाँ रख दिया आपकी बार मैंने। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा उसमें, ये है टीपअप लगाते हैं, टीपअप का चाहे जहां लगाओ। अब ये COO से नाइट्रिक अम्ल से कराओ, HNO3 से। अब ये जो होता है H2SO4 की उपस्थिति में। आप देखिए नाइट्रिक एसिड में क्या हुआ करता है, ये आपका क्या है, बेंजोइक एसिड, और ये क्या है आपका नाइट्रिक एसिड, ये जान लीजिए। तो अब क्या हुआ करता है, इसमें नाइट्रो होता है। नाइट्रिक एसिड में कौन ग्रुप होता है, नाइट्रो। तो अब आपने क्या किया है, ऑलरेडी इस पोजीशन पे इसको यहां लगा रखा है। अब इसके लिए नाइट्रो पोजीशन कौन होगी, नंबरिंग करो, 1 मान लो यहां हो गया, 2 3। अब इसके लिए ये नाइट्रो कहने का मतलब वो हो गई आपकी मेटा पोजीशन, ये 4 और ये 5 ये 6। अब आप चाहे यहां पे लगा दीजिए NO2 को और चाहे यहां लगा दीजिए। बच्चों का कंफ्यूजन मैं दूर करने के लिए इसको यहां बार लेके आया हूं। नहीं बच्चे सोचते हैं भाई यहां अगर नहीं है तो ये तो उसी की बात हो गई, इसीलिए आप कंफ्यूजन दूर करो। और अब आपकी बार आप क्लोरीन को यहां लगाओ और बच्चों के जो दिमाग में बैठा है पैरा पोजीशन वाली बातें उसको दिमाग से हटाओ सब लोग। तो अब भैया ये बेंजीन बन जाओ पहले तो पहले सी, और अब यहां से ये हो गया तो 1 2 3। अब इसकी बार यहां लगा दिया NO2, ये लो। तो अब जब नंबरिंग करो तो 1 2 3, तो 1 के रिफरेंस में 3 पोजीशन को क्या कहोगे, नाइट्रो। तो ये हो जाएगा आपका 3 हाइफन क्या हो जाएगा, नाइट्रो, या कह दो मेटा नाइट्रो।
मेटा नाइट्रो और फिर क्या हो जाएगा आपका ये बेंजोइक एसिड। क्या होगा आपका ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, नाइट्रेशन हो गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सल्फोनेशन भी कर सकते हो, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन। थोड़ा सा ध्यान दिया करो बस। सल्फोनेशन में क्या हुआ करता है आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो अगर आप जब सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी अभिक्रिया करोगे तो मेटासल्फोनिक बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। बच्चे हमेशा याद रखा करो कि जब सल्फोनीनेशन किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का नाम कभी कभी पहले लिखा जाता है, कभी कभी बाद में भी लिखा जाता है। तो अब यहाँ क्या प्राप्त होगा आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ होता है मेटासल्फोनिक, मेटासल्फोनिक बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। मेटासल्फोनिक बेंजोइक अम्ल क्या हुआ करता है, प्राप्त होता है। लीजिए ये हो गया COOH और प्लस H2SO4। सल्फोनेशन का मतलब रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड, क्योंकि अब हम सब एरोमेटिक रिएक्शन लिख रहे हैं ना। अब इसमें क्या होता है SO3H, तो ये हो गई आपकी बेंजीन। यहां तो चेंज करना नहीं है आपको, इसमें निकलता है SO3H। मेटा पोजीशन का मतलब यही तो है मेटा। ये भैया यहाँ थोड़ा सा है, इसको थोड़ा बेंजीन तुम सही से बन जाओ। ये 1 2 3 तो यहाँ पे जुड़ जाएगा SO3H और प्लस बाहर क्या हो जाता है H2O, क्योंकि इसमें से O रहता है ना H2 में। अब इसी का नाम होता है मेटा नाइट्रो सॉरी मेटासल्फोनिक। ऊपर लिखा भी हूं लैंग्वेज, यहाँ देखो मेटासल्फोनिक बेंजोइक एसिड। मेटासल्फोनिक बेंजोइक एसिड। तो ये मैंने आपको कौन सा रिएक्शन बता दिया भैया, ये आपको मैंने बता दिया एरोमेटिक का। अब आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट वही है कि ये यहाँ मेटा पे पोजीशन पे गया, यहाँ मेटा पोजीशन पे गया। आप विधिवत तरीके से इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो अब आपका ये जो एरोमेटिक की जितनी भी अभिक्रियाएं थी आपको मैंने बता दिया। और इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जो हुआ करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाए किया करती है, आपकी समाप्त हो जाती है। कंफर्म कर लीजिएगा यहाँ से, कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टी आपकी समाप्त। और अब हम आपको क्या करेंगे, इसका यूज बताएंगे और या फिर इसका क्या बताएंगे, उपयोग बताएंगे। वो आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और बढ़िया से अपने नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।